एक गांव में दो बूढ़े पति पत्नी रहते थे, रमेश और सरिता। और उनका बेटा अभिराम शहर में नौकरी किया करता था और रमेश गांव में रहकर खेतों में काम किया करता था। अभिराम रोज सुबह शहर काम करने आता और शाम को वापस लौट आता। सरिता अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा अभिराम, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और मेरे से अब इस उम्र में ज्यादा घर का काम नहीं हो पाता। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दूं? अभिराम बोला, ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। आप जिससे बोलोगे मैं शादी कर लूँगा। अभिराम की यह बात सुनकर सरिता बहुत खुश हो जाती है और कुछ दिनों में अभिराम की शादी करवा देती है। फिर कुछ साल बीतने के बाद अभिराम पिता बन जाता है। अपने माता पिता की पोते को खिलाने की इच्छा भी पूरी कर देता है। कुछ सालों में देखते ही देखते अभिराम का बेटा राहुल बड़ा हो जाता है। एक दिन अभिराम की पत्नी मीना अभिराम से कहती है, सुनो जी, अब मुझे यहाँ गांव में नहीं रहना, हमें भी आपके साथ शहर चलकर रहना है। अभिराम बोला, नहीं मीना, मैं अपने माता पिता के साथ यही रहना चाहता हूँ। देखो, यहाँ रहने का कोई फायदा तो है नहीं। आप सुबह सवेरे जल्दी यहाँ से शहर चले जाते हो और अब तो राहुल भी बड़ा हो गया है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी करवानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह गांव की सरकारी स्कूल में पढ़े। हमें उसके भविष्य के लिए सोचना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी राहुल को एक अच्छे स्कूल से पढ़ाना चाहता हूँ, पर मैं इस बारे में माँ से बात करूँगा। फिर अभिराम अपने माता पिता से बात करने के लिए जाता है। अभिराम अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मीना और राहुल को अपने साथ शहर ले चलूं। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कोई परेशानी है या मीना को यहाँ पर कोई परेशानी है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम परेशान नहीं हैं। मैं रोज शहर से आना जाना करता हूँ और ट्रेन के सफ़र में थक जाता हूँ। और अब तो राहुल भी बड़ा हो गया है और उसकी पढ़ाई के लिए हमें एक अच्छे से अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाना चाहिए। गांव में तो सिर्फ सरकारी स्कूल है। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ और उसका भविष्य बनाओ। और कुछ ही दिनों में अभिराम अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ शहर में आ जाता है और गांव में रमेश खेती का काम किया करता था। एक दिन सरिता रमेश से बोली, सुनो जी, अब मेरे बेटे और बहू के बिना मन नहीं लगता। कितने दिन हो गए, वह मिलने भी नहीं आए और अब तो हमारी उम्र भी हो गई है। अब हमसे घर का काम नहीं हो रहा और आप कब तक ऐसे खेतों में काम करोगे? क्यों ना हम दोनों भी उनके पास शहर में रहने के लिए चले। और अब तो अभिराम ने शहर में घर भी ले लिया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं देता। तुम कहती हो तो हम कल ही अभिराम के पास चलते हैं। फिर अगले दिन दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। अरे क्या हुआ काका, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, हम दोनों अपने बेटे अभिराम के साथ शहर में रहने के लिए जा रहे हैं। सही है काका, अब तो आप दोनों की उम्र हो गई है, आपको अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। अरे माँ, बाबूजी, आइए, आप लोगों का स्वागत है। और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है?
हम दोनों तो सही है बेटा। तुम बताओ, राहुल और बहू कहाँ है? माँ, राहुल अभी स्कूल गया हुआ है। वह शाम तक घर लौटता है। और मीना काम से बाहर गई हुई है। जब तक आप आराम करो। माँ, आप लोग बहुत लंबा सफर करके आए हो। ऐसा कहकर अभिराम अपने कमरे में चला जाता है और वह दोनों भी आराम करने के लिए चले जाते हैं। सुनो जी, आपके माता पिता अचानक यहाँ कैसे आ गए? और अब हमारे बाहर घूमने का क्या होगा? अरे, वह तो मुझे भी नहीं पता, पर शायद वह 4-5 दिनों में वापस चले जाएंगे। तुम इतनी सी बात पर इतना हंगामा मत करो। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आपने तो कहा था कि माँ और पिताजी 4-5 दिनों में चले जाएंगे, पर अब तो इतने दिन हो गए, वह अब तक गए क्यों नहीं? मैं उनके लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। तुम इतना जोर से मत चिल्लाओ। मैं पता करता हूँ क्या बात है। फिर अभिराम अपने माता पिता के पास जाता है। बाबूजी, अपनी खेती बाड़ी कैसी चल रही है? आप तो यहाँ हैं, तो खेतों का ख्याल कौन रख रहा है? बेटा, इस बार तो मैं खेती नहीं की। मेरी उम्र हो गई है और मेरे से ज्यादा काम भी नहीं हो पाता। इसलिए हम दोनों तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गए और अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे बेटा। हाँ बाबूजी, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? और कितने दिन रह गए वह यहाँ? अब वह हमारे साथ ही रहने के लिए आ गए हैं। उनकी उम्र हो गई है, वह अकेले कैसे रहेंगे, इसलिए अब वह यही रहेंगे हमारे साथ। उसी दिन से ही मीना उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। वह उनसे ढंग से बात नहीं करती और बात बात पर चिल्लाती। ऐसे ही एक दिन रमेश सरिता से बोलता है। मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में खाने को कुछ नहीं है क्या? जी नहीं, घर में खाने को कुछ नहीं है और बच्चे खरीदारी करने गए हैं। वह थोड़ी देर में ही आते होंगे। जैसे ही वह आ जाएंगे तो मैं खाना बना दूंगी। अगर मैं ऐसे ही कुछ वहां से ले आऊंगी तो बहुत वह चिल्लाएगी। आज तो चलो वह लोग खरीदारी करने गए हैं, पर यहाँ तो रोज ऐसा ही हो रहा है। हमें समय पर खाना नहीं मिलता। जब हम गांव में थे तो कितना खुश थे। शाम होते ही खाना खा लिया करते थे। अब हमें कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। तब भी वह लोग भी आ जाते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद सरिता मीना के पास आती है और खाने का पूछती है। आपने खाना नहीं बनाया? हम लोग तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। मुझे लगा था आप अपना और बाबूजी का खाना बना लोगी। अब मैं थक गई हूँ और मेरी खाना बनाने की हिम्मत नहीं है। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई नहीं बेटा, तुम सो जाओ। सरिता रमेश से कहती है। सुनो, बहू ने आज कुछ भी खाना नहीं बनाया है और अब रात भी काफी हो गई है। हमें ऐसे ही सो जाना पड़ेगा। अगले दिन जब अभिराम अपनी माँ के पास आता है तो पूछता है। क्या हुआ माँ? तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम शाम को घर आते समय अपने पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आना। क्या हुआ माँ? आप लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? बेटा, कल रात से हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। कल बहू बहुत थक गई थी, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया, तो हम पानी पीकर ही सो गए थे। ठीक है माँ, मैं शाम को आप दोनों के लिए खाने को कुछ लेकर आऊंगा।
शाम होने पर अभिराम मीना से कहता है, जब हम बाहर खाना खा रहे थे तो तुमने कहा था कि तुमने माँ और बाबूजी के लिए खाना बना दिया है, पर वह दोनों तो कल रात से भूखे हैं। अच्छा, तो उन्होंने आपको सारी कहानी बता दी। वैसे भी मैं रोज खाना बनाती हूँ, अगर एक दिन खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया? जब हम बाहर जा रहे थे तब तुम माँ को बता देना चाहिए था कि वे अपना खाना बना लेती ना। तुम इतनी देर के बाद बताओगी तो खाना कैसे बनाएंगे? मीना और अभिराम की लड़ाई हो जाती है। फिर मीना गुस्से में अभिराम से कहती है, ऐसा करिए, आप उन दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ आइए, वह भी खुश और हम भी खुश। अभिराम साफ मना कर देता है और उनकी लड़ाई बढ़ती ही जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर रमेश और सरिता काफी दुखी हो जाते हैं। वह बहुत दुखी थे। वह सोचते हैं कि हमारी वजह से बहू और बेटे में लड़ाई हो गई। सरिता अगले दिन अभिराम से पूछती है, क्या हुआ? तुम हमारी वजह से क्यों लड़ रहे थे? अभिराम उन्हें सारी बात बता देता है। रमेश दुखी होकर कहता है, बेटा, तुम हमें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। सरिता बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। हमारी वजह से तुम इतनी परेशानी में रहते हो, यह हमसे नहीं देखा जाएगा। बेटा, तुम हमें वृद्धाश्रम छोड़ आओ तो तुम भी खुश रहोगे और हम भी जैसे तैसे वहाँ रह लेंगे। बस तुम हमसे महीने में 1-2 बार मिलने आते रहना बेटा। अभिराम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। फिर काफी समय बाद राहुल अपनी माँ से पूछता है, मम्मी, हम दादा दादी को वृद्धाश्रम क्यों छोड़ आए? वह अब हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मीना बोली, बेटा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। फिर राहुल वहां से चला गया। एक दिन राहुल अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मुझे खिलौने में हेलीकॉप्टर चाहिए। मीना कहती है, हाँ बेटा, मैं तुझे हेलीकॉप्टर जरूर दिलाऊंगी। फिर उस हेलीकॉप्टर में मुझे और अपने पापा को घुमाएगा ना? राहुल बोलता है, हाँ माँ, मैं अपने हेलीकॉप्टर में आप दोनों को जरूर घुमाऊंगा और हेलीकॉप्टर में बिठाकर आप दोनों को भी वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा जब आप बूढ़े हो जाओगे। यह सुनते ही मीना के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में आता है कि बेटे से दूर होने का गम क्या होता है और ऐसी उम्र में वृद्धाश्रम में छोड़ आना कितनी दुख की बात होती है। वह इस समय अभिराम से कहती है, सुनिए, हमने बहुत गलत किया है। माँ बाबूजी को हमें वृद्धाश्रम नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें उन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यह सुनकर अभिराम भी बहुत खुश हो जाता है और अभिराम अपने माता पिता को वापस घर ले आता है और मीना उनसे माफी मांगती है। वापस से सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इनसे हमें यही सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए। जिस तरह वह हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसी तरह हमें उनके बुढ़ापे के समय उनका सहारा बनना चाहिए।